हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नो, ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है आपके रेलवे एग्जाम्स के जीके के लिए। चाहे आप कोई भी रेलवे एग्जाम दे रहे हो, एएलपी का दे रहे हो, टेक्नीशियन का दे रहे हो, आरपीएफ का दे रहे हो, ग्रुप डी का दे रहे हो, या कोई भी दूसरा एग्जाम दे रहे हो जो रेलवे से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है। और ये आपकी जो यहाँ पे डेट्स आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका यहाँ पे सबसे पहला जो पेपर शुरू होने वाला है वो बेसिकली आपका यहाँ पे एएलपी का है। तो उससे पहले ही हम यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेंगे अपनी सीरीज, ताकि आपको हर एक पेपर के लिए ये सीरीज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे 3 दिन हफ्ते में करने वाले, पर कल वीडियो नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं आपको आज दे दे रहा हूँ यहाँ पे ये वाला वीडियो। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं आज, फिर आपको एक कल देखने को मिलेगा यहाँ पे संडे को। फिर अगले हफ्ते से वही सेम 3 दिन आपको देखने को मिलेगा, ट्यूसडे, फिर आपका फ्राइडे और संडे। ठीक है, तो 3 दिन ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। पर क्योंकि कल फ्राइडे नहीं आ पाया था, तो इसलिए आज यहाँ पे सैटरडे को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एग्जैक्टली यहाँ पे आप बोल सकते हो एकदम फ्री पीडीएफ है, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन या ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीधा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पर अपने नोट्स भी आप यहाँ पे खुद बनाना, खुद लिखोगे तो उतना आपको यहाँ पे चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे नेचुरल सोर्स क्या है आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड का। अब देखो यहाँ पे ना आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपका केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। और ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आप कोई एक वेजिटेबल दे देगा, फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटो दे देगा, फिर आपसे बोलेगा कि इस पर्टिकुलर टोमेटो में कौन से टाइप का एसिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी करा रहा हूँ, पर साथ ही साथ बाकी भी सब मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, अगर वहां से क्वेश्चन बने तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट देखेंगे तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि एसिटिक एसिड आपको किस में देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका रहेगा यहाँ पे विनेगर, ठीक है। तो विनेगर में आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। इसमें साथ ही साथ आपको इथेनॉइक एसिड भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों एसिड आपको यहाँ पे याद रखना है, एसिटिक भी इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एसिटिक एसिड भी देखने को मिलता है और इथेनॉइक एसिड भी देखने को मिलता है। अब इसके अलावा देखो, जो आपको यहाँ पे टमाटो दे रखा है, तो टमाटो में आपको देखने को मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सैलिक एसिड आपका एक और चीज में देखने को मिलता है, वो है आपका यहाँ पे स्पिनिच, ठीक है, पालक, जिसको हम पालक बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे लेमन। अब देखो जितनी भी खट्टी चीजें होंगी ना, उसपे ज्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि रेड एंट जब आपको काटती है बेसिकली, ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि जलन हो रही है, वो किसकी वजह से होती है, वो आपका होता है यहाँ पे उस टाइम पे आपको याद रखना है, इनके अंदर आपका बेसिकली देखने को मिलता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। और साथ ही साथ आपको एक और याद रख लेना, वो है आपका यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछता है कर्ड में कौन सा एसिड आपको देखने को मिलता है, मतलब दही में, ठीक है। तो दही में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, ठीक है, खट्टी चीजों में लैक्टिक एसिड। और लेमन, आपको एक लेमन आप ऐसे समझ लो कि खट्टा भी है और कड़वा भी है, ठीक है, खट्टा और कड़वा, तो आपका सेट्रिक एसिड बन गया। पर खट्टा है तो आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड आ जाएगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे अनियन। अब अनियन में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सल्फिनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एप्पल में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब देखो, या तो ये पूछ लेगा कि मैलिक एसिड किस में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है ना कि एसिटिक एसिड किस में देखने को मिलता है इन चारों में, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में एप्पल दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो इमली है, इमली में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे टार्टिक एसिड, ठीक है, टार्टिक एसिड। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। लेमन, टमाटो, स्पिनिच, रेड एंट हो गया, फिर हमारा विनेगर मैंने बता दिया, कर्ड, ऑनियन, फिर एप्पल, इमली, ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे कि किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स हम लोग यहाँ पे किसको बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना वो आपका होता है यहाँ पे H2SO4, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको यहाँ पे भूलना नहीं है, आपको यहाँ पे वन लाइनर्स पे देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे चेस से रिलेटेड दिया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी के क्लासेस लिए होंगे जो आपके यहाँ पे चल रहे थे, एक तो हो गया कंप्लीट एमटीएस वाला, तो मैं आपको 4 वीडियोस पे करा चुका हूँ, और जीडी वाला आपका साथ साथ चल रहा है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये जो आपका चेस रिलेटेड, क्योंकि चेस अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है, आपको ये भी समझना है कि चेस बहुत ज्यादा भी न्यूज में है, तो आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है चेस के अराउंड। तो यहाँ पे देखो ये आपका पीवाई क्यू है, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रीजनिंग से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपका चेस में आया था, ठीक है, मतलब चेस से रिलेटेड है और रीजनिंग से आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑड वन आउट आपको बताना है इन चारों में से। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये चारों है कौन कौन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये आपका होता है यहाँ पे रुख, जिसको हम हिंदी में हाथी बोलते हैं। ये आपका होता है यहाँ पे नाइट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में घोड़ा बोलते हैं। फिर ये आपका होता है यहाँ पे बिशप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका किंग, और ये आपका है या तो आप बोल लो आर्मी कमांडर, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे क्वीन, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ में ना आपको 16 पीसेस देखने को मिलेंगे, मतलब 16 इस तरफ में है और 16 ही इस तरफ में है, ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। फिर ये जो आपको ये आगे खड़े हुए दिख रहे हैं ना, यही होते हैं पॉन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं मैंने आपको बता दिया, रुक क्या होता है, नाइट क्या होता है, बिशप क्या होता है, पॉन क्या होता है, और 16 उधर है 16 इधर है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास पीसेस, 32 पीसेस हो गए। अगर आपसे पूछते टोटल पीसेस कितने हैं तो 32 पीसेस हो गए। अगर आपसे पूछता है कि टोटल पॉन कितने हैं, ठीक है, टोटल पॉन पीसेस कितने हैं, तो पॉन पीसेस है हमारे पास यहाँ पे 16, ठीक है, 8 इस तरफ खड़े हुए अगर आप देखो ध्यान से, और 8 इस तरफ है, ठीक है, तो 8 8 आपके हो गए 16। अब आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक में पॉन पीसेस कितने होते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस आपके पॉन के कितने होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसके बारे में, कि ओवरऑल तो आपके 16 है, पर अगर आप एक कलर के हिसाब से बात करोगे तो 8 और 8 होते हैं। फिर कौन कौन से कलर आपको पूछ सकते हैं कि कलर्स कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं चेस में, तो एक आपका है ब्लैक कलर में, एक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे व्हाइट कलर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाले कलर है, ठीक है, वरना तो आपको चेस बोर्ड में आपको ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है, एक एक तरह का ब्राउन और एक आपको एक तरफ ब्लैक। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज करा जाने वाला कलर्स है पीसेस में, वो आपका ब्लैक और व्हाइट रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पीस आपका होता है यहाँ पे ये किंग। भले ये एक ही कदम चल सकता है हर डायरेक्शन में, पर अगर ये मर गया तो आपका गेम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। और सबसे ताकतवर या सबसे शक्तिशाली आप बोल सकते हो वो होती है आपकी क्वीन या फिर आर्मी कमांडर होता है। तो यहाँ पे ये आपका हर डायरेक्शन में चल सकता है और कितने भी स्टेप चल सकता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे जो आपको बेसिकली पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, कि इनमें से अलग क्या है, तो देखो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो आपके पॉन होते हैं ना, जो आपके ये खड़े हुए हैं, ये सिर्फ आगे की तरफ चल सकते हैं, ये वापस नहीं जा सकते। वहीं पे ये जितने भी आपके रुक हो गया, घोड़ा है, ये आपका ऊंट है, ठीक है, बिशप और ये आपका नाइट, ये आपका हर डायरेक्शन में चल सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, साइड में भी चल सकते हैं, किधर भी चल सकते हैं, ठीक है। पर ये सिर्फ सीधा चलते हैं, ये बस मारते टाइम, मतलब मान लो इसने यहाँ पे उठा के यहाँ रख दिया और इसने यहाँ पे रख दिया। अब अगर इसकी चांस आई तो ये इस डायरेक्शन में मारेगा, ठीक है, ये आगे भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मारेगा तो इस डायरेक्शन में मारेगा, ये आगे जाएगा तो ये मारेगा नहीं किसी को, ठीक है। तो बस छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके ये पॉन होते हैं, ये आपके एक ही डायरेक्शन में चल देंगे, और वो होता है सिर्फ आगे की तरफ, ठीक है। तो यही बेसिकली यहाँ पे क्या था, डिफरेंस था। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे पॉन, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, वो है यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बाकी जितने तीनों आपको दे रखे हैं वो हर डायरेक्शन में चल सकते हैं। हर डायरेक्शन इन द सेंस बैक, पीछे भी आ सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है, पीछे और आगे, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको कितने देखने को मिलते हैं, तो याद रखना 64 बॉक्सेस होते हैं, इधर से काउंट करोगे तो यहाँ पे 8 का आएगा और इधर भी 8 का आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर पे हम लोग खेल रहे हैं, तो ए स्क्वायर आप कर लो, 64 बॉक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका एसएससी में भी पूछा हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, और आपसे पूछ सकता है कि ये नाइट जो है यहाँ पे, ये कितने कदम चलता है। तो देखो याद रखना ये आपका ना एल शेप में चलता है, पहले तो आपको शेप अगर पूछ ले तो याद रखना एल शेप में चलता है, और 2.5 कदम चलता है, ठीक है, 2.5 स्टेप्स चलता है, मतलब कुछ इस तरीके, जैसे अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो या तो यहाँ चल सकता है या तो यहाँ चल सकता है। अब यहाँ पे वो चल सकता है, पर यहाँ पे अभी वो पॉन खड़ा हुआ है, जब तक यहाँ पे ये खाली जगह नहीं होगी ना तब तक वहां पे नहीं चल सकता, चाहे कोई भी आपका यहाँ पे पीस हो, ठीक है, खाली जगह वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर देखो एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, टोटल पीसेस की अगर बात करें, यहाँ पे बिशप के कितने होते हैं, तो बिशप आपका होता है यहाँ पे 4, ठीक है। रुक भी आपके होते हैं 4, फिर नाइट भी आपके कितने होते हैं यहाँ पे, वो भी होते हैं 4। पर अगर वहीं पे ब्लैक और व्हाइट में बोले तो दो दो हो जाएंगे दोनों ही, ठीक है। मतलब सभी आपके कितने हो जाएंगे, दो दो हो जाएंगे। ये तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक के पास दो नाइट है, तो इधर भी दो नाइट है, तो टोटल तो 4 हो गए, और एक के पास कितने यहाँ पे दो है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, या फिर आप बोलो कौन से कंट्री से हमने यहाँ पे बोरो किया, सोर्स आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे यूएसएसआर से हमने यहाँ पे बोरो किया है। या तो आपको यूएसएसआर दे देगा ऑप्शन में, या तो आपको यहाँ पे रशिया दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यूएसएसआर बेसिकली अभी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंट्रीज में वो टूट चुका है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक रशिया देखने को मिलता है। पर रशिया पहले बहुत बड़ा था, ठीक है, मतलब वो एक यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो या तो रशिया दे देगा आपको, या फिर आपको यहाँ पे यूएसएसआर दे देगा, ठीक है। अब अगर आपसे मान लो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट पूछा जाए, तो याद रखना है पार्ट 4 में आपकी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। अब ये आपका होता है रोमन में, या तो आपको इस तरह दे देगा, या फिर आपको कुछ इस तरह लिखे हुआ दे देगा, ठीक है। अब नंबर में दे देगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, पर ये रोमन भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे 1 आपका यहाँ पे ऐसा होता है रोमन में, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 है ये, फिर 6 आ जाता है, तो 7 8, फिर आपका 9 इस तरीके से बनता है, 10 बन जाता है, फिर 11 है ये, ठीक है। तो ये जो एक डंडा सा आपको दिख रहा है, ये आपका बेसिकली 1 है। ये वी जो दिख रहा है, ये आपका 5 होता है। तो 5 से पहले जब एक डंडा आ जाए तो ये 4 हो जाएगा, बाद में आएगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके ये जो एक्स है, ये आपका 10 होता है, एक पहले आएगा तो 9 बन जाएगा, बाद में आएगा तो 11 बन जाएगा। फिर 12 के लिए आप यहाँ पे एक्स के आगे दो डंडे लगा दो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सोर्स आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, तो आर्टिकल याद रख लेना। आर्टिकल है आपका यहाँ पे 51A, ठीक है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लो। इसके अलावा याद रखना कि कौन सी कमेटी के थ्रू हमने यहाँ पे ये ऐड करा था, या फिर किस कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी। तो वो है आपकी यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, और ये सब आपके PYQ है, ठीक है, जो आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है। और ये आपकी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप इसको लेके कोर्ट में किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आपके यहाँ पे जो चीजें दे रखी है, ठीक है, एक जैसे दे रखा है कि आपको कंट्री को डिफेंड भी करना है जब भी यहाँ पे कंट्री बुलाए आपको, तो और अगर मान लो वो कंट्री जब बुलाती है, ठीक है, जैसे इंडिया बुलाता है, यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट बुलाती है आपको, और आप नहीं जा रहे हो, तो आप इस चीज के लिए किसी दूसरे को, मतलब कोई दूसरा आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये की फंडामेंटल ड्यूटी है, पर ये नॉन जस्टिसिएबल भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस समझना है। तो इसको लेके आप कोर्ट में केसेस वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखो यहाँ पे बात करें, तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे सबसे पहला तो आपका है यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले याद रख लो कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी जीरो थी, ठीक है, एक भी नहीं थी। आपको ये सबसे पहले याद रखना है। हमने सबसे पहले ये जोड़ा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और कितनी ड्यूटीज हमने जोड़ी थी, 10 ड्यूटीज हमने यहाँ पे जोड़ी थी, ठीक है। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और ये आपका है यहाँ पे 2002 का, और इसके थ्रू हमने यहाँ पे एक ड्यूटी को ऐड किया। तो टोटल ड्यूटीज कितनी हो गई आप बता सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो टोटल अगर आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे, ठीक है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपसे पूछता है कि इतनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखना 11 है ओवरऑल, जिसमें से 10 हमने 42nd से ऐड करी है, एक हमने 86 से ऐड करी है, और ईयर भी याद रख लेना, ईयर भी आपसे पूछा जाता है। और ये अगर पूछे कि इनिशियल कितनी थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने हमारे पास कितनी थी, तो जीरो थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते टाइम हमने यहाँ पे ऐड करी है, ना कि इनिशियली हमारे पास थी। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगले स्लाइड पे मैंने आपको यहाँ पे ये भी दे रखा है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हो, A B C, फिर D E F G H I J और K, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लास्ट वाली ड्यूटी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे आर्टिकल 21A जो है आपका, ठीक है, एक तरीके से आप यहाँ पे उससे भी इसको रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है ना, आपको ईयर पूछता है, तो ईयर याद रख लेना। 6 से 14 ईयर्स तक की यहाँ पे बात करी जा रही है बच्चों को एजुकेशन देने की। ये बेसिकली यहाँ पे पेरेंट्स की या गार्जियन की ड्यूटी है,
ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों को कि वो एजुकेशन वो यहाँ पे ले पाए। और कौन से ईयर्स के बच्चे, यहाँ पे 6 से 14 साल, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर वाला आपसे यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर देखो यहाँ पे अगर इजीली आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे अब डी है, डी से डिफेंड करने का केस आ जाता है, तो डी से डिफेंड इस तरीके से याद रख लो। फिर 5 आपका है, तो 5 मतलब एक तरीके से यहाँ पे उँगलियाँ बन जाती है ना 5, तो उससे आप याद रख सकते हो यहाँ पे ब्रदरहुड के बारे में, ठीक है? ब्रदरहुड मतलब होता है यहाँ पे भाईचारा, ठीक है? आपस में भाईचारा। फिर पहला वाला तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी नेशनल आइडल्स है, जैसे आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि जो-जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया था, उन सब की आपको यहाँ पे इज्जत करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। फिर सी वाला आपको यहाँ पे याद रखना है, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये 3 वर्ड्स के थ्रू आप याद रख लो। अब देखो आप हर एक में ना जो जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें मैंने ना एक कीवर्ड यहाँ पे आपको रेड कलर में मार्क करके दे रखा है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इन सबको यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है? तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इन्वायरमेंट वाला भी केस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और हेरिटेज वाला भी, ठीक है? तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, पर जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो मैंने आपको बता दिया, वहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे के वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, और साइंटिफिक टेम्पर जैसे हो गया, फिर आपका इन्वायरमेंट और हेरिटेज वाला हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर ऊपर वाले भी आपको भूलने नहीं है, ठीक है? खासकर डिफेंड वाला हो गया, ब्रदरहुड वाला हो गया, भाईचारा वाला, तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था यहाँ पे यूएसएसआर या फिर रशिया, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि मुगल एम्पायर को यहाँ पे फाउंड किसने किया था। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे जो आपकी पानीपत की बैटल्स हुई थी, है ना, अगर आपको यहाँ पे याद हो, तो उसमें पहली बैटल यहाँ पे किस किस के बीच में हुई थी, वो थी यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इसको तो बिल्कुल भूलना भी नहीं है। और ये कब हुई थी, ये 1526 में हुई थी। और इससे बेसिकली क्या डिसाइड हुआ था, यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ था कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पे हार गई थी, और यहाँ पे जो बाबर था जिसने मुगल रूल शुरू किया था वो यहाँ पे जीत गया था। तो मुगल जो डायनेस्टी है बोल लो, या फिर मुगल अंपायर है, एम्पायर जो है, वो आपका बाबर से शुरू हुआ है, और इस बैटल से ही शुरू हुआ है। कौन सी बैटल से? फर्स्ट आपकी जो पानीपत की बैटल हुई थी उससे, ठीक है? और आपका इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, वो बेसिकली इसी बैटल की वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वो लास्ट आपका रूलर था, और वो इकलौता ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जो बैटल फील्ड में मारा गया था, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये क्या है आपका, ओनली दिल्ली सल्तनत, ओनली दिल्ली सल्तनत रूलर डाइड ऑन डाइड इन बैटल फील्ड, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बैटल भी याद रखना, आपसे ये पूछ ले कि कौन सी बैटल से आपका मुगल एम्पायर शुरू हुआ था, दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी, वो आपकी पहली पानीपत की लड़ाई थी, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कौन हो गया यहाँ पे फाउंडर, फाउंडर हो जाएगा आपका बाबर, क्योंकि सीधे यहाँ पे शुरू किया। और ये भी आपको यहाँ पे देखो याद रख लेना है, सबसे पहले आपका आता है जैसे बाबर, ठीक है? बाबर के बाद आपको देखने को लगा यहाँ पे हुमायूं, हुमायूं के बाद आपका आता है यहाँ पे अकबर, ठीक है? अब यहाँ पे एक एक करके थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर, तो ये आपका है यहाँ पे 1526 से लेके 1530 तक आपको यहाँ पे दे सकता है, ठीक है? कि कौन से ईयर था यहाँ पे जब इसने रूल किया था, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे हुमायूं है, हुमायूं ने बेसिकली दो पार्ट्स में यहाँ पे रूल किया, पहले 1530 से लेके 1540 तक किया। उसके बाद यहाँ पे शेरशाह सूरी आके इसको हरा जाता है, ठीक है, इसको हटा देता है। उसके बाद फिर ये वापस आता है, और यहाँ पे ये 1555 से लेके 1556 तक यहाँ पे ये रूल करता है, क्योंकि 1556 में बेसिकली यहाँ पे सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये पूछे कि सीढ़ियों से गिर के कौन मरा था, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे हुमायूं, ठीक है? स्टेयर्स से गिर के यहाँ पे मौत हो जाती है, ठीक है? स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, ठीक है? स्टेयर से गिर के यहाँ पे इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट हो गया आपका अकबर। अब अकबर का भी मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया था कि जो आपकी पानीपत की लड़ाई थी, उसमें जो दूसरी पानीपत की बैटल थी, वो आपकी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी 1556 में। तो इसने ही यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 1556 से बेसिकली इसका यहाँ पे रूल शुरू हुआ था, और ये 1605 तक चला था, ठीक है? तो ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है यहाँ पे ईयर वगैरह भी। फिर उसके बाद याद रखना है यहाँ पे अकबर के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे जहांगीर। जहांगीर का रूल 1605 से लेके 1627 तक चला था। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। और इसका रूल चला था यहाँ पे 1628 से लेके 1658 तक, ठीक है, 30 साल के लिए यहाँ पे चला था, तो ये भी याद रख लेना। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लास्ट जो है, जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है, लास्ट तो नहीं रहेगा यहाँ पे मुगल एम्पायर में, पर इंपॉर्टेंट जो है
वो है आपका यहाँ पे औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है, 1707 तक इसका यहाँ पे रूल चला था। तो ये सब आपको यहाँ पे ईयर्स के साथ यहाँ पे इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी पॉइंट्स और यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे अगर जगह मिल रही है तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जो आपका बाबर था, ठीक है, बाबर ने ना बेसिकली यहाँ पे 4 मेन लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है, 4 बैटल्स यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली 1526, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्या थी? है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ लड़ी थी? इब्राहिम लोदी, ठीक है, बार बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इसको बिल्कुल भी भूलना भी नहीं है, ठीक है, ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर 1526 के बाद ना इसने यहाँ पे एक बैटल लड़ी थी यहाँ पे 1527 में, और ये थी आपकी बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। और ये किसके साथ लड़ी थी? तो ये इसने लड़ी थी यहाँ पे राणा संघा के साथ, ठीक है, राणा संघा के साथ। फिर आपके यहाँ पे एक नेक्स्ट बैटल आई थी यहाँ पे 1528 में, उसका नाम था यहाँ पे बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी। और ये किसके साथ लड़ी थी यहाँ पे? तो ये लड़ी थी यहाँ पे मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय, ठीक है। और फोर्थ बैटल आपकी हो गई यहाँ पे 1529 की, जो थी आपकी बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। और ये किसके बीच में यहाँ पे, मतलब किसके साथ इसने लड़ी थी? तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये था आपका यहाँ पे एक तरफ महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे नुसरत शाह के खिलाफ, ठीक है, नुसरत शाह जो कि बंगाल का था, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका बाबर है ही, पर दूसरी तरफ आपको जो होने चाहिए वो बस बेसिकली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चारों बैटल आपको याद रख लेनी है, इनके बारे में बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आपको चारों बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाबर के केस में अगर आप देखोगे तो ये 4 बैटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर देखो 30 में तो वो मर ही गया था, ठीक है। तो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसने हर साल उसने कोई ना कोई एक बैटल लड़ी थी, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे फिलामेंट होता है आपका यहाँ पे लाइट बल्ब का, वो आपका कौन सी चीज से यहाँ पे बना होता है? तो यहाँ पे देखो इसको स्टार मार्क कर लो, ये आपका होता है यहाँ पे टंगस्टन का, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड है, और करंट जो आपका चैप्टर है, ठीक है, करंट या फिर बोल लो आप या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका चैप्टर है, उसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि आपका टंगस्टन से बनता है। अब टंगस्टन से क्यों बनता है? क्योंकि टंगस्टन का होता है यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जितना भी आपका यहाँ पे गर्म कर लो उसको, बहुत ज्यादा जब आप गर्म करोगे तब वो पिघलता है, वरना वो पिघलता नहीं है, तभी आपका बल्ब बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, ठीक है, लाइट बल्ब का। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि अगर आपसे बोले कि यहाँ पे इसके अंदर गैसेस हमें कौन सी देखने को मिलती है, जो आपके यहाँ पे बल्ब होते हैं, इस पे कौन से आपको यहाँ पे गैसेस देखने को मिलती हैं? तो याद रखना इसमें आपको नियॉन भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपको आर्गन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना। और ये इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता है? टंगस्टन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे टंगस्टन भी यूज करते हो, तो ये पॉइंट आपको भी यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा और क्या रखना है आपको? यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, ये आपका किससे बनता है? तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि टिन और लेड से बनता है, ठीक है, टिन या फिर लेड से। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह है, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्ट है, जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, तो वो उन सब में ना आपको एक हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है किसके अंदर? जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर हो गया सिंपल तौर पे, ठीक है, यहाँ पे समझाऊं तो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है। इन सब में ना आपको एक हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है। तो वो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? वो आपका होता है यहाँ पे निक्रोम, ठीक है, निक्रोम। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मान लो निक्रोम ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है, जब नहीं होता है तब की बात कर रहा हूँ, तब आपको दे सकता है वहां पे मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन दे सकता है, या फिर आपको दे देगा यहाँ पे कंस्टेटन, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पे? ये है आपका निक्रोम। तो निक्रोम तो आपको सबसे पहले याद रखना है। अगर निक्रोम नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तब आपको ये इन दोनों को मार्क करना है, वरना सबसे पहले आपका निक्रोम आंसर में होगा। अगर आपको सारे दे रखे हैं ये, तब भी आप निक्रोम मार्क करोगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे यूनिट्स पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, ओम होती है ना। और ये कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। अगर मान लो आपसे पूछते हैं यहाँ पे रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, तो यहाँ पे याद रखना ये आपकी होती है यहाँ पे ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको हम ओम और ये मीटर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसमें I क्या आपका करंट है, R क्या आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और V आपका क्या है यहाँ पे वोल्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहीं पे देखो, मान लो आपसे बोलता है कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डबल है, ठीक है, ओम्स लॉ में अगर मान लो आपसे बोलता है कि रेजिस्टेंस आपका डबल है, तो आपका करंट क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे खुद दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर आप करंट को इस तरफ ले जाओ, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब आप फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर है। अब V अपॉन आई करके इक्वल्स टू आर कर दो। अब जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका डबल हो रहा है, ठीक है, जब ये आपका डबल हो रहा है तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपका उस टाइम पे जो करंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हाफ होगा। ठीक है, हाफ होगा, इस तरफ में आ रहा है ना, हाफ होगा, ठीक है, डिवाइड में जा रहा है वो। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको फॉर्मूला अगर याद होगा ना, तो फॉर्मूले के थ्रू आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप यहाँ पे इजी टर्म्स में आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट याद रखना, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की। ओम्स लॉ यहाँ पे याद रख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरली पूछा जाता है। फिर देखो आपसे यहाँ पे एक छोटा सा और दो पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका, अगर मान लो आपको रेजिस्टेंस जो है सीरीज में दे दे यहाँ पे लगे हुए, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आपको सीरीज में देता है लगा हुआ, तो जो आपका रेजिस्टेंस आता है ये आपका आता है R1 + R2 + RN, जितना भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहां तक, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आपको मान लो पैरेलल में दे दे, ठीक है, पैरेलल में अगर वो दे दे तो आपका हो जाता है यहाँ पे 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, और फिर 1/RN तक जितना भी हो, ठीक है, तीन होगा तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, उनकी वैल्यूज हमें दे रखी होंगी, जैसे 2 4 6 जितनी भी हमें दे रखे, डायरेक्ट ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहीं पे अगर मान लो पैरेलल में हमें बोल रखा है कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फिर उस केस में हमें यहाँ पे नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1। R1 मान लो आपको दे रखा है 4, ठीक है, R2 दे रखा है 6, तो 1/4 + 1/6। फिर इसको आप सॉल्व करोगे जो नॉर्मली आप यहाँ पे मैथ्स के टर्म्स में आप सॉल्व करते हो उस तरीके से, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपके छोटे-छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रख लेना। और दो और पॉइंट है यहाँ पे, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि एम्पियर यहाँ पे किसकी यूनिट है, तो आपको याद रखना है वो आपकी यूनिट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है यहाँ पे, ये है आपकी यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की आपकी यूनिट होती है यहाँ पे कुलम। ठीक है, कुलम, तो ये याद रखना। और एक आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि एम मीटर आपका किस में लगता है, ठीक है, सीरीज में लगता है या फिर पैरेलल में लगता है, तो याद रखना ये आपका हमेशा सीरीज में लगेगा। ठीक है, एम मीटर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, ये आपका हमेशा किस पे लगते हैं, ये आपके हमेशा सीरीज में लगते हैं, तो ये इसको तो बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। और जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है ये आपका लगता है यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो प्लीज इसके बारे में बिल्कुल भूलना नहीं। हमने यहाँ पे देखो बहुत कुछ डिस्कस किया करंट वाले आपके चैप्टर से, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो इनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों कलर लाइट में से किसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे कम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे व्हाइट लाइट होती है वो आपकी बेसिकली सात कलर में आपकी यहाँ पे टूटती है ना। व्हाइट लाइट जो होती है आपकी सात कलर में टूटती है, वो आप यहाँ पे कैसे लिखते हो, वो आपका होता है यहाँ पे विग्योर, है ना। ये आपका जैसे ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो वायलेट जो होता है आपका यहाँ पे ये, ठीक है, ये इसके पास आपका, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे ये इसकी होती है लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ इसकी होती है, ये आपको सबसे पहले तो यही याद रख लेना है, लो वेवलेंथ। जो रेड होता है इसकी आपकी होती है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। अब ठीक इसके अपोजिट हो जाएंगे, क्या अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे ये इसके पास हो जाएगी यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और रेड के पास हो जाएगी यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो आपकी वेवलेंथ होती है, ये आपकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वेवलेंथ जो होती है आपकी किसी की भी, वो आपकी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे पहले याद रखना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे अपना राइट आंसर है यहाँ पे रेड, क्योंकि रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो आपसे बोल सकते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे म्यू से, ठीक है। ये आपका होता है म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, जिसपे जो सी होता है ये बेसिकली आपको बता रहे हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, जो कि इसकी होती है यहाँ पे वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम में कितनी आपकी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है ये बता रहे हैं। और जो आपको ये वी दे रखा है ये बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। किसी भी एक मीडियम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ठीक है। किसकी स्पीड ऑफ लाइट की यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीडियम जो भी आपको दे रखा है उसमें उसकी स्पीड कितनी है और वैक्यूम में कितनी स्पीड है, ये बेसिकली यहाँ पे इसके रेशियो को आप बोलोगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो और क्या पूछ सकता है, आपको बोल सकते हैं यहाँ पे कि डायोप्टर जो होती है ये किसकी एसआई यूनिट होती है, तो प्लीज इसके बारे में याद रख लेना, ये आपके पावर होती है यहाँ पे किसकी, पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। क्योंकि जो आपकी पावर की यूनिट होती है, पावर की यूनिट तो हर एक को पता है, वो आपकी होती है यहाँ पे वॉट, ठीक है। जो नॉर्मल पावर की हम बात कर रहे हैं वो आपकी होती है वॉट, उसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। पर हम जब लेंस की बात करते हैं, ठीक है, जो हम चश्मा पहन रहे हैं ना, तो उसमें जो लेंस लगा है उसकी अगर पावर पूछी जाए, मतलब उसका अगर यूनिट यूनिट पूछा जाए, तो वो बेसिकली आपकी डायोप्टर होती है। इसलिए आप कभी भी किसी भी एग्जाम में देखोगे, अब जैसे आपका यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स भी है, तो उसमें आपको दिखता होगा कि कैन नॉट एक्सीड 4D, है ना, ऐसे करके लिखता होगा, लिखे लिखे हैं उसमें, या फिर 2D ऐसे करके। तो ये क्या है, 2 डायोप्टर है, ये 4 डायोप्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पे जो एक तरीके से याद रख लो कि जो आंख होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आई है, ह्यूमन आई है, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी होती है आपकी यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, तो यहाँ पे याद रख लेना ये आपकी होती है यहाँ पे 1.7 से लेके 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना। इसके अलावा देखो आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ की यहाँ पे क्या रेंज होती है जो हमारी आंख बेसिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, वेवलेंथ ये हमारी में होती है यहाँ पे 400 से लेके 700 नैनोमीटर, ठीक है। एनएम होता है आपका नैनोमीटर, ठीक है, जो कि हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है। इस पर्टिकुलर रेंज में जितनी भी वेवलेंथ आएंगी उनको हम देख सकते हैं, पर इससे नीचे, इससे ऊपर वाली कोई भी वेवलेंथ होगी तो हम उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर वहीं आप अगर देखोगे जो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, कि हमारे कान कितने तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब 20,000 से ज्यादा आएगा तो अल्ट्रासोनिक हो जाता है ना, ये तो आपको पता होगा। अगर आपका यहाँ पे जैसे 20,000 से ज्यादा है, ठीक है, एक सेकेंड तो सही से लिख दूं मैं, अगर 20,000 से ज्यादा आता है यहाँ पे, मोर देन है अगर कितना 20,000 से, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये आपका हो जाता है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक। वहीं पे अगर 20 से कम है, ठीक है, अगर वहीं पे आपका क्या है यहाँ पे लेस देन आपका 20 हर्ट्ज है, तो आपका ये बन जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखते हैं, जो हमारी रेंज है ना, कि हम कितने आवाज तक सुन सकते हैं, तो कितनी उसका उसका यहाँ पे हो कि हम सुन सकते हैं, तो वो आपका है 20 हर्ट्ज से लेके आपका 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे सब याद रख लेने हैं ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न कब आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपका रेलवे में भी आ रखा है और एसएससी वाले में भी आ रखा है। अगर आपने यहाँ पे जीडी वाला लेक्चर लिया होगा तो वहां पे मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन कराया था। तो ये दोनों में ही बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे आ रखा है। तो इससे आपको एक चीज तो पता चल रही है, क्योंकि सिलेबस आपका सिमिलर है, तो आपको यहाँ पे एसएससी के भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी आपके लिए यहाँ पे एक एडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे आपसे पूछा है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे 1954 में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2024 में इसको कितने साल हो गए, यहाँ पे 70 साल हो चुके हैं, ठीक है, 70 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये आपसे पूछ सकते हैं कि अभी तक कितने लोगों को यहाँ पे भारत रत्न मिल चुका है, तो आपको यहाँ पे नंबर भी याद रखना है कि टोटल आपको यहाँ पे अब देखने को मिले अब तक 53 लोग, ठीक है। सबसे पहले याद रखना। दूसरा याद रखना कि भारत रत्न बेसिकली यहाँ पे दिया कैसे जाता है, तो ये आपका दिया जाता है रिकमेंडेशन पे। किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, ठीक है। पीएम रिकमेंड करते हैं यहाँ पे, किसको रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जो अवार्ड है वो तो आपका प्रेसिडेंट ही देते हैं, पर रिकमेंड कौन करेगा, वो आपके पीएम करेंगे। और पीएम को भी यहाँ पे रिकमेंड कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भारत रत्न में आपको मिलता क्या है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिलता है सनद, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट। और ये बेसिकली आपका साइंड होता है यहाँ पे, ठीक है। किसका साइन होता है यहाँ पे इस पे, ये आपके साइंड होता है, साइंड बाय प्रेसिडेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अभी 2024 में बहुत लोगों को यहाँ पे भारत रत्न मिला है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो इसलिए आपका भारत रत्न भी अभी न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे किन किन को मिला है और किन किन को पहले मिला है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भले आपको दे रखा है यहाँ पे, पर हम सब चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, सनद मिलता है जो सर्टिफिकेट होता है, साइंड होता है यहाँ पे पीएम, आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट का इसके ऊपर, और इसमें कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे अगर हम पैसे के टर्म्स में बात करें। अब उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिसको भी भारत मिला होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वें नंबर पे होता है। जैसे आपको पता है कि पहला इंसान, अगर आप पूछोगे अगर किसी से भी कि फर्स्ट पर्सन कौन है आपका यहाँ पे इंडिया का, तो वो आपके होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो होंगे आपके कंट्री के, वो आपके प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन माने जाते हैं, तो वो आपके रहेगा आंसर वहां पे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो फर्स्ट पर्सन अगर आपसे पूछे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो आपके बेसिकली रहते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। अब या तो आपको प्रेसिडेंट दे देगा या फिर उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जैसे जो आपकी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो उनका नाम दे देगा। ठीक है, मतलब ये नाम दे देगा, द्रौपदी मुर्मू दे सकता है ऑप्शन में, या फिर प्रेसिडेंट दे सकता है ये टर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले किस किस को मिला है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मिल रखा है ये राजा गोपालाचारी को। ठीक है, राजा गोपालाचारी को मिला है, साथ ही साथ सीवी रमन को मिल रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिल रखा है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण को मिल रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना, और ईयर याद रख लेना, ये है आपका 1954। ठीक है, जिस दिन आप जिस टाइम से शुरू हुआ था उसी ईयर में बेसिकली यहाँ पे मिला है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जनरली अगर आप देखोगे तो एक साल में 3 लोग को मिलता है, पर इस बार यहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो है, 3 से ज्यादा लोगों को मिला है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहले तो ये चीज पता चल गई यहाँ पे कि इन तीनों को यहाँ पे मिल रखा है। सबसे अगर हम बात करते हैं सबसे शुरू की अगर हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों को मिला है, तो हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर ली। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का आपको भारत रत्न देखने को मिलता है। ठीक है, ये है आपकी यहाँ पे फ्रंट साइड, ये है आपकी यहाँ पे बैक साइड। ठीक है, पीछे का हिस्सा आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, आगे का कुछ इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पे ये जो आपको एक चीज बनी हुई दिख रही है, बेसिकली आपका है यहाँ पे सूरज। ठीक है, सन। और ये है आपका यहाँ पे स्टेट एम्बलम। ठीक है, जो कि आप अशोका से भी रिलेट करते हो। ठीक है, सारनाथ वाले आपके पिलर से। तो ये है आपका यहाँ पे स्टेट एम्बलम। और ये जो पैटर्न है, बेसिकली ये जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है ना लीफ का, अगर आपसे ये पूछे तो ये आपका होता है यहाँ पे पीपल लीफ का पैटर्न। ठीक है, पीपल लीफ के शेप में बेसिकली आपको यहाँ पे भारत रत्न देखने को मिलता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर आपसे बोले पूछा जाए यहाँ पे कि कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, तो वो हिंदी लैंग्वेज है, पर वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो आपको स्क्रिप्ट पूछी जाएगी, क्योंकि वो आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, वो तो आपको इजिली पता ही चल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको यहाँ पे बहुत कम ही ऐसे अवार्ड दिखेंगे। तो वो है आपका यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। और जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना सत्यमेव जयते, ये क्या है, ये आपका है नेशनल मोटो। ठीक है, नेशनल मोटो अगर आपसे पूछे तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा है नेशनल मोटो, हमारा क्या है, सत्यमेव जयते है। और ये भी आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में ही है। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट दो, यहाँ पे मैं सही से लिख दूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जब मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दूं। तो ये है आपका यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे और क्या याद रख लेना है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए तो इंग्लिश में तो आपका हो गया यहाँ पे ये सत्यमेव। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, या तो आपको ये दे देगा, या तो आपको इंग्लिश में बेसिकली दे सकता है यहाँ पे ट्रुथ अलोन ट्रायम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हिंदी में है पर इंग्लिश में मैंने लिख दिया सत्यमेव जयते, वरना आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसी तरीके से बेसिकली जब आप इंग्लिश में पेपर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको सत्यमेव जयते इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको ट्रुथ अलोन ट्रायम्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अब आपके यहाँ पे कि 2024 में अब यहाँ पे किस किस को मिला है। तो देखो सबसे पहले आपके आ जाते हैं यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, जो आपके बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे काम किया था रिजर्वेशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आपके आ जाते हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो कि आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे पहले के। ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे।
फिर आपके आ जाते हैं यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव, ये भी आपके यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जिस टाइम पे यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट हुई थी हमारी इंडिया की, ठीक है, जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे मनमोहन सिंह, इन्हीं के अंडर, ठीक। फिर लास्ट अगर हम एक और हम लोग बात करते हैं, दो और हैं वैसे तो, ठीक है, सेकंड लास्ट आपके यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर लास्ट आपके जो है वो है आपके एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, जिनको हम लोग बोलते हैं इंडियन फादर ऑफ, ठीक है, इंडिया में बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करना, वर्ल्ड के हिसाब से तो कोई दूसरे हैं, पर इंडिया के हिसाब से आपसे अगर पूछे तो ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि इनको यहाँ पे अब भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है, वो है आपके यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज भी डिस्कस कर ली, अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप यहाँ पे इजिली बता पाओगे। अब देखो यहाँ पे ना एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट तो नहीं थी बहुत, पर एक पोस्ट थी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी पर इंपॉर्टेंट थी, वो थी आपकी पोस्ट डिप्टी पीएम की। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि डिप्टी पीएम की भी कोई पोस्ट हुआ करती थी, तो यहाँ पे याद रखना, क्योंकि अब लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पे भारत रत्न मिला है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लास्ट आपके डिप्टी पीएम कौन थे, तो याद आपको रखना है वो थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी, और ये थे आपके सेवेंथ डिप्टी पीएम। इससे पहले के ऊपर के छह आपको मैंने दे रखे हैं, तो याद रख लेना यहाँ पे टोटल अगर आपसे पूछे डिप्टी पीएम कितने बने आज तक, तो उसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सेवन, और सेवेंथ कौन से है, लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है, और ये आपकी जो पोस्ट है 2004 के बाद इसको क्या कर दिया था, यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है, तो अभी आप प्रेजेंट में देखोगे ना तो कोई भी आपका डिप्टी पीएम नहीं है, तो ये बस आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके बारे में आप इसके नोट बना लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि पहला आपके नॉन इंडियन कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं भारत रत्न से रिलेटेड, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप यहाँ पे इजिली आंसर कर पाओ। तो देखो पहले आपके जो भारत रत्न जिनको मिला है जो कि नॉन इंडियन है, ठीक है, इंडियन नहीं है, नॉन इंडियन है, वो है आपके यहाँ पे अब्दुल गफर खान, ठीक है, और ये बेसिकली ये है पाकिस्तान से, और इनको मिला है 18 और 1987 में, ठीक है, अवार्ड भी आपको ईयर भी याद रखना है, इनको मिला है यहाँ पे 1987 में, और इनके अलग अलग नाम है, जैसे इनका नाम है यहाँ पे फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत आप बोल सकते हो यहाँ पे उनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है, गांधी जी के यहाँ पे उनसे इंस्पायर्ड है गांधी जी से। फिर इनका एक और नाम है वो है यहाँ पे बच्चा खान, फिर एक और है इनका वो है यहाँ पे बादशाह खान, ठीक है, बादशाह खान, और एक लास्ट और है वो है इनका फकर ए अफगान, ठीक है, फकर ए अफगान। तो यहाँ पे ये चारों नाम आपको इनसे रिलेटेड याद रख लेना, फ्रंटियर गांधी तो इजी टर्म्स में याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गांधी जी से इंस्पायर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गए पहले, ठीक है, फर्स्ट ये हो गए, पर दूसरे कौन है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले याद रखना है कि कितने नॉन इंडियंस को भारत रत्न मिला है, तो वो आपके हैं दो, ठीक है, दो नॉन इंडियंस है जिनको भारत रत्न मिला है, तो दूसरे कौन है, वो है आपके नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला बेसिकली आपके साउथ अफ्रीका से रिलेट करते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के यहाँ पे हेड रह चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, जैसे यहाँ पे गांधी जी ने जैसे लड़ाई लड़ी थी ना नॉन वायलेंस के साथ, तो वैसे ही उन्होंने वहां पे नॉन वायलेंस से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, तो इस टर्म्स में आपको बस यहाँ पे याद रखना है। तो ये है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से, और 1990 में, ठीक है, तो 1990 में इनको यहाँ पे क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो एक ना आपके यहाँ पे एक सिटीजन है जिनको बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे जिनको अवार्ड मिला है, हम लोग बोल सकते हैं उनको नेचुरलाइज सिटीजन। अब नेचुरलाइज सिटीजन मतलब हो गया कि वो पहले किसी दूसरे देश की सिटीजन थी, पर वो इंडिया में रहने लग गई, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, उसके बाद फिर उनको भारत रत्न मिला, तो वो कौन सी है, वो है आपकी मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा बेसिकली इंडियन नहीं थी, पर वो बाहर की थी, पर वो इंडिया में जब से वो रहने लगी तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, फिर उनको जब वो ये अवार्ड मिला, तो ये बेसिकली आप इनको नॉन इंडियन में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि जब इनको ये अवार्ड मिला तब वो इंडियन सिटीजन ही थी, ठीक है, तो नॉन इंडियन वो है जो इंडियन सिटीजन नहीं है। पर नेचुरल सिटीजन क्या होते हैं, नेचुरल सिटीजन है कि वो इंडियन नहीं थे पहले, पर वो इंडिया में रहने लग गए और उनको इंडियन सिटीजनशिप जब मिल गई, उसके बाद जब इनको ये अवार्ड मिला तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये इनको अवार्ड कब मिला है, ये 1980 में मिला है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि यंगेस्ट कौन है जिनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, टर्म्स भी याद रख लेना है, ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद मान लो आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि ओल्डेस्ट कौन है जिनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है डोंडो केशव
ढोंडो केशव कर्वे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इनके 100th बर्थडे पे ही बेसिकली यहाँ पे अवार्ड मिला है, तो आप याद रख सकते हो कि इनकी एज क्या होगी, 100 होगी, ठीक है, जब इनको ये अवार्ड मिला। तो जब ये 100 साल के थे तब इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला उनके 100th बर्थडे पे, और ये हुआ था यहाँ पे 1958 में, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे आ रखनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है यहाँ पे कि आपसे पूछ सकता है कि कितनी फीमेल्स हैं जिनको आज तक भारत मिला है, ठीक है, भारत में कितनी फीमेल्स है, तो आपको यहाँ पे आ रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 5 फीमेल है। और क्योंकि ये सिर्फ 5 है 53 में से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि टोटल कितने हैं, टोटल आपकी है यहाँ पे 53। अब उस 53 में सिर्फ और सिर्फ 5 ही फीमेल है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो इसलिए आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इनके नाम भी पता हो और कौन से ईयर में मिला हो ये भी पता हो। तो सबसे पहला आपका है यहाँ पे इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी को ही सबसे पहले यहाँ पे भारत में मिला था। सीक्वेंस भी यहाँ पे याद रखना, इनको मिला है यहाँ पे 1971 की यहाँ पे जो वॉर हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश पे जब आजादी हमने दिलवाई थी, इंडिया ने बेसिकली दिलवाई थी, तब वो उस पर्टिकुलर केस के जैसे यहाँ पे इनको भारत मिला है, तो ये याद रख लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा, जो मैंने अभी ऊपर भी बताया यहाँ पे इनको कब मिला है, 1980 में मिला है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, इनको मिला है यहाँ पे 1997 में। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगी एम सुबु लक्ष्मी, ठीक है, एम सुबु लक्ष्मी, और इनको मिला है 1998 में। और ये पहली आर्टिस्ट बोल सकते हो, या फिर मतलब आर्टिस्ट इन द सेंस जैसे आपके यहाँ पे जो डांसर्स हो गए या फिर कोई भी आपके यहाँ पे एक्सपोनेंट है किसी आपके फेमस क्लासिकल डांस के, ठीक है, उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं जो उसको उस डांस को परफॉर्म करते हैं, अगर हम उन टर्म्स में बात करें तो सबसे पहला जिनको मिला है वो आपकी एम सुब्बलक्ष्मी ही है, ठीक है। हम किसी भी टर्म के एक्सपोनेंट की बात करें, कोई डांस का एक्सपोनेंट है या फिर कोई आपके इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोनेंट है, कोई भी एक्सपोनेंट की आप बात करोगे, तो बेसिकली उनमें सबसे पहले जिनको मिला है वो है आपके यहाँ पे एम सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, 1998 में। इसके बाद यहाँ पे मिला है लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को, ठीक है, और इनको मिला है 2001 में, ठीक है। तो 1998 और 2001, तो ये अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब ये है आपकी 5 फीमेल्स इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। अब देखो ये वाला टर्म भी याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लो जितना ज्यादा हो सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो हमेशा याद रखना वो आपका रहेगा यहाँ पे भारत रत्न, ठीक है। सिविलियन बोला जा रहा है यहाँ पे, ये स्टम्प पे ध्यान देना। अगर आपको आर्मी से रिलेटेड अवार्ड पूछा जाए हाईएस्ट कौन सा है, तो फिर परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है, वो भी वॉर क्राइम मतलब वॉर टाइम पे, ठीक है, वॉर टाइम के टाइम पे आपका वो हो जाएगा परमवीर चक्र। पर यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बोला जा रहा है तो वो है आपका भारत रत्न, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, और ये अभी मैंने आपको बताया ये है आपके यहाँ पे एम एस सुब्बलक्ष्मी। अब देखो इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को लेंगे दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे यहाँ पे रविशंकर, ठीक है, रविशंकर, इनको मिला है यहाँ पे 1999 में। फिर तीसरे पे आपकी आ जाती है लता मंगेशकर, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो लता मंगेशकर को मिला है यहाँ पे 2001 में, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर फोर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल रखा है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, ये आपके शहनाई से रिलेटेड है, ठीक है, शहनाई से रिलेटेड है। और इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे रेड फोर्ट पे, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे रेड फोर्ट पे यहाँ पे शहनाई भी बजाई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब पहली बार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस जब हमने मनाया था तब उस टाइम पे रेड फोर्ट पे जो प्रोग्राम हुआ था वहां पे इन्होंने शहनाई भी बजाई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना। इनको मिला है यहाँ पे 2001 में, ठीक है। फिर फिफ्थ पे अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपके यहाँ पे भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा डीप पे पूछेगा नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे एक्सपोनेंट्स वगैरह है उनके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। और सिक्स्थ में आपके आ जाते हैं यहाँ पे भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, जो कि आपका जो क्लासिकल डांस है यहाँ पे असम का, ठीक है, असम का क्लासिकल डांस कौन सा है, सरित्र, उससे रिलेटेड है यहाँ पे ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे क्लासिकल डांस भी आपको यहाँ पे आ रखना है सरित्र, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो क्लासिकल डांस है ये सब मैं आपको पहले ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुका हूँ, ठीक है, पहले भी, तो वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो इसमें हमने यहाँ पे ये चीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड भी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम एनएनपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे आपका है एक टर्म जीडीपी और एक टर्म आपकी होती है यहाँ पे जीएनपी, ठीक है। अब जो जीडीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में।
फिर इधर जीएनपी का है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पहले तो इसके फुल फॉर्म पता चल गए। अब देखो यहाँ पे यानी ये दोनों क्यों बताए, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप यहाँ पे एनडीपी और एनएनपी निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको मान लो पूछा जाता है कि आप एनडीपी कैसे निकालोगे, तो वो आप निकालते हो यहाँ पे जीडीपी से, सबसे पहले तो याद रखना। और जो जीएनपी से निकालते हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनएनपी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको एनएनपी पूछा जा रहा है ना, तो उसके केस में जीएनपी आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखो जीडीपी दिख रहा है, इसको आप कैंसिल कर दो सीधा। इधर जीडीपी दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दो। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो दूसरे में और फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ तक रुक जाते हैं। तो ये पहले तो आपको ये चीज पता चल गई जितना मैंने बताया। अब देखो जो जीडीपी होता है, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो ये बेसिकली आप कैलकुलेट करते हो कि जो भी आपके इंडियंस है प्लस जितने भी आपके यहाँ पे फॉरेनर्स है, ठीक है, जो भी उनकी इनकम जनरेट हो रही है इंडिया में, ठीक है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ठीक है। जैसे मान लो आप प्रेजेंट हो इंडिया में, कोई दूसरा फॉरेनर है जो इंडिया में रह के काम कर रहा है, तो उनकी और तुम्हारी मतलब आपकी और उनकी, ठीक है, सबकी यहाँ पे जितने भी लोग इंडिया में रह के काम करके पैसे कमा रहे हैं, उन सब की जितनी भी इनकम है, उन सबको जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो बेसिकली आपका बढ़ जाता है एक तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन और फॉरेनर दोनों को काउंट किया जाता है, और सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे जो इंडिया में रह के कर रहे हैं, ठीक है। बाहर कोई फॉरेनर अपने कंट्री में रह के काम कर रहा है, उसको काउंट नहीं करेंगे। जो इंडिया में फॉरेनर काम कर रहे हैं और इंडियंस काम कर रहे हैं उनको काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जीएनपी कैसे करते हैं, जीएनपी आपका होता है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के केस में, और इसमें क्या होगा, इसमें इंडिया भी रहेगा और साथ ही साथ आपका यहाँ पे वर्ल्ड भी रहेगा, ठीक है, बाकी जितनी कंट्रीज है वो भी। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी कहीं भी किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में इंडिया को मिला के कोई भी इंडियन काम कर रहा है कहीं पे भी, उसका कितना भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे उसकी सैलरी आ रही है, जितना भी वो जनरेट कर पा रहे हैं, तो उन सबको जोड़ के हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया, और जीडीपी में आप सिर्फ इंडियंस और फॉरेनर्स, ठीक है, दोनों को करोगे, पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो कर रहे हैं उनको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे उनकी सैलरीज वगैरह। और जो आपका यहाँ पे जीएनपी होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया में इंडियंस है, ठीक है, इंडियंस जो है वो आप करोगे, और वो भी इंडियंस जो इंडिया और वर्ल्ड कहीं पे भी है, ठीक है, पर वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का ही यहाँ पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया हो। एक सिर्फ इंडियंस के बारे में बात कर रहा है, एक इंडियंस और फॉरेनर्स के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे जो सिर्फ इंडियंस के बारे में बात कर रहा है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी दुनिया के किसी कोने में। और जो इंडियंस और फॉरेनर्स की बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही जो लोग रह के कमाई कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हम लोग निकालते हैं माइनस करके डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है ये आपका बन जाएगा एनडीपी, और जो यहाँ पे दे रखा है ये है आपका यहाँ पे एनएनपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कभी भी प्लस नहीं करेंगे, तो ये तो आपके यहाँ पे हटा सकते हो डायरेक्टली इनको, अगर आपको हटाना है तो, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 चल रहा है, ठीक है। आपने कोई कार ली जो कि मान लेते हैं हम 10 लाख की थी, ठीक है। अभी के टाइम में आपने कोई कार खरीदी जो आपने 10 लाख की खरीदी। अब जब आप सेम टाइम पे, जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, आपका अभी चल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे अभी आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है। वैसे तो आपका यहाँ पे अभी चल रहा है अक्टूबर, पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं नवंबर आपका चल रहा है। अब जो नवंबर आपका चल रहा है, अब यहाँ पे आपने देखा कि जब आप 2025 में नवंबर में गए, ठीक है, 2025 में जब आप नवंबर में गए, तो आपके हिसाब से आपकी कार की वैल्यू क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी? घटेगी ना। वो तो मान लो आपकी यहाँ पे 8 लाख हो सकती है, तो 8 लाख यहाँ पे जब हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है कि आपकी जो कार की वैल्यू है यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ना। ऐसे ही आपकी यहाँ पे अगले साल आप जाओगे तो और ज्यादा डिक्रीज होती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कम होती जाएगी, कम 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 होगी पर धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी, ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तब हम निकालते हैं यहाँ पे एनडीपी और एनएनपी अपने जीएनपी और जीडीपी से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर कोई एक कंपनी है जिसको यहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी पर उसने यहाँ पे 20 लोग हायर कर लिए, तो ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप की क्या है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे एम रह गया तो यहाँ पे एम जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो देखो ये आपकी रहेगी यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कम लोगों की जरूरत होती है पर ज्यादा लोग काम करते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे खेती है, ठीक है, आपका यहाँ पे कोई खेत है, आप लोग खेती करते हो। अब वहां पे आपको क्लियरली पता है कि आपका अगर छोटा सा लैंड है वहां पे एक या दो लोग मिलके कंप्लीट उसको मतलब यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, पर तब भी यहाँ पे 10 लोग आपने लगा रखे हैं, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग सिर्फ 2 लोग का काम है पर आपने 10 लोग उसको लगा दिए, तो आपका भी यहाँ पे एक तरीके से नुकसान है।
और यहाँ पे वो जो 10 लोग हैं उनमें से जो 8 लोग हैं, क्योंकि वो काम 2 लोग कर सकते हैं, तो वो जो बचे हुए 8 लोग हैं वो बेसिकली आपके डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे, क्योंकि आपको इतने लोग की यहाँ पे जरूरत नहीं थी और आपने बस उनको लगा दिया, पर क्योंकि पैसे तो उनको उतने ही मिलने हैं एक तरीके से, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आपका होता है यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात कर रही। अब देखो एक आपका होता है यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है यहाँ पे कि बेसिकली ये आपका रिसेशन के टाइम की जब हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, रिसेशन के टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जब यहाँ पे रिसेशन आए, तो रिसेशन में क्या होता है आपको क्लियरली पता है यहाँ पे कि जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं लेड ऑफ, है ना। उनको यहाँ पे कंपनीज वगैरह यहाँ पे छोड़ देती है। तो इस टाइप पे जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आती है कि जहाँ पे रिसेशन के टाइम पे जहाँ पे कंपनी को घाटा हो रहा है और वो यहाँ पे एम्प्लॉयज को हटा देती है या फिर छोड़ देती है, तो उस केस के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर देखो फ्रिक्शनल यहाँ पे जो दे रखा है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये बेसिकली कब आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई एक एक्स कंपनी में थे, यहाँ से आप जाते हो यहाँ पे वाई कंपनी में, तो ये जो बीच का टाइम है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये जो कंपनी है ये आपने अभी जुलाई में छोड़ी, ठीक है, और आप यहाँ पे ये नवंबर में ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ये जो बीच का टाइम है, जुलाई से लेके नवंबर के बीच के जितने भी मंथ है, ये बेसिकली आप यहाँ पे काउंट में, आप यहाँ पे काउंट में आओगे, यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। आपको अगली जॉब तो मिल रही है और आपने पिछली जॉब छोड़ चुकी है, पर आपको जॉब तो मिल रही है, पर वो कुछ महीनों के बाद मिल रही है ना। तो तब तक के लिए आप यहाँ पे माने जाओगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि जब आप स्विच कर रहे होगे ना एक जॉब से दूसरे जॉब के अंदर, तब आपको ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर सीजनल तो आपको क्लियरली पता है यहाँ पे कि समर टाइम पे जैसे मान लो कोई क्रॉप्स उग रही है, तो उस टाइम पे कोई किसी बिजनेस की ज्यादा यहाँ पे चीजें होती है, तो उस केस में यहाँ पे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और वही सेम अगर मान लो यहाँ पे ठंडियों में उसका काम इतना ज्यादा नहीं होता है, तो उनको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सीजन, जो कि सीजन के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा ये आपका रहता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे होता है मिसमैच ऑफ स्किल। ठीक है, मिसमैच ऑफ स्किल। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब है जैसे मान लो आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर मान लो आपको कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अब आपको यहाँ पे मान लो आती है जावा लैंग्वेज, एक जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आती है जावा लैंग्वेज, पर यहाँ पे जो कंपनीज जॉब निकाल रही है वो निकाल रही है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको आती तो है, आपको स्किल आती है, अच्छे से आती है, पर आपकी जो स्किल है वो किसी यूज की नहीं है, क्योंकि कंपनी को चाहिए पाइथन ना कि जावा। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपकी स्किल का मिसमैच हो रहा है ना, कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, पर आपके लायक की कोई जॉब आ नहीं रही है। तो ये बेसिकली आप फेस करोगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, कि जहाँ पे आपकी जो स्किल है वो कहीं पे भी आप ऐसी जॉब नहीं देख पा रहे हो जहाँ पे आपकी स्किल यूज हो रही हो, या फिर लोगों को वो स्किल चाहिए हो, वो स्किल के लोग चाहिए हो। तो आई होप कि आपको ये सारे डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ में आ गए हो। एक है आपका मिसमैच ऑफ स्किल, फिर सीजनल, सीजन के ऊपर बेस्ड रहता है, डिसगाइज आपका जहाँ पे आपको कम लोग की जरूरत है पर ज्यादा आप यहाँ पे आप कर लो। फिर आपका आता है यहाँ पे फंक्शनल, जिसको हम फ्रिक्शनल बोलते हैं, जहाँ पे आप जॉब स्विच कर रहोगे तब आप फेस करते हो। फिर एक होता है आपका साइकिल, जो कि आपका रिसेशन के टाइम पे आप देखते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीजें पता चल रही हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हम M3 टाइप का मनी कैसे ला सकते हैं। ठीक है, कौन से आपके चारों ऑप्शन में से करेक्ट होगा यहाँ पे M3 टाइप ऑफ मनी के लिए। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे मनी सप्लाई के केस में। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो मनी होते हैं M0, M1, M2, M3 ऐसे करके, तो ये सब आपके मनी सप्लाई के टर्म्स में आते हैं। अब देखो यहाँ पे आप कैसे याद रखना, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे नैरो मनी के बारे में, कि नैरो मनी आपका कौन से तरीके का होता है। तो वो आपका होता है यहाँ पे M1, पर कहीं कहीं आपको M1 प्लस M2 भी दे देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना। वैसे आपका होता है M1, पर आपको यहाँ पे M1 और M2 दोनों मिला के दे सकता है, तो आपको याद रखना है नैरो मनी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको M1 ऑप्शन में ना दे पर M2 दे दे, तो उस केस में अगर आपसे नैरो मनी पूछा जाए तो आपको M2 मार्क करना है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो M1 होता है। और जो M1 है ये बेसिकली आपका रहता है यहाँ पे हाईएस्ट लिक्विड। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे यही देखने को एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये मतलब लिक्विड के केस में अगर हम बात करें। फिर सबसे लीस्ट लिक्विड आपका रहता है यहाँ पे ये M3 और M4 है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्रॉड मनी। ठीक है, पहले तो आप यही याद रख लो, ब्रॉड मनी। और लीस्ट लिक्विड आपका रहता है यहाँ पे M4। ठीक है, लीस्ट लिक्विड आपका कौन सा रहता है यहाँ पे, ये रहता है M4 टाइप का आपका यहाँ पे मनी। ठीक है, लीस्ट लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आपको याद रख लेनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो शुरू से, ठीक है,
अब जो आपका यहाँ पे M1 होता है, M1 क्या होता है? M1 बेसिकली आपका होता है जितने भी आपकी करेंसी है पब्लिक के पास, ठीक है? चाहे वो नोट हो, कोई भी आपके यहाँ पे सिक्के हो, और जो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा हो बैंक में, ठीक है? किसी भी टाइप का डिपॉजिट, वो सब आपका आता है M1 में। तो ये जो आपको यहाँ पे लास्ट में दे रखा है ना, ये बेसिकली आपका यहाँ पे M1, ठीक है? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये M1 को बता रहा है और हमसे M3 पूछ रहा है, ठीक है? M1 आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास करेंसी है, चाहे नोट में है या फिर सिक्के हैं, या फिर कोई भी आपने डिपॉजिट कर रखे हैं बैंक में, ठीक है? वो सब आपका आता है M1 के अंदर। अब जब आप M1 में, जब आप पोस्ट ऑफिस में जो भी आपकी सेविंग है, उसको जब आप देखोगे, ठीक है? सेविंग डिपॉजिट्स को आप जब यहाँ पे देखते हो, पोस्ट ऑफिस के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये टर्म याद रखना, पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में भी जब हम बात कर रहे हैं सेविंग की, ठीक है? और ये जब आप M1 के साथ जब आप यहाँ पे ऐड करते हो, तो बन जाता है आपका यहाँ पे क्या? ये बन जाता है आपका M2। तो जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, ये आपका है M2 का, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये भी आंसर नहीं है, तो आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखो M1 समझा और M2 समझा। M2 क्या हो गया? M1 में जितनी भी चीजें हैं वो भी आएंगी, प्लस उसमें सेविंग डिपॉजिट्स आएंगे जो आपने कर रखे हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है? तो ये आपके दो रहेंगे यहाँ पे, M1 और M2, ठीक है? तो ये आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा हो, सिंपल सी टर्म्स है, आपको याद रखना है, ठीक है? अब उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे M3। अब M3 आपका होता है जब आप M1 में जितनी चीज है वो देखो, साथ ही साथ आपके टाइम डिपॉजिट्स आ जाए। तो ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यही आपका M3 और यही आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये M1 लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी M1 के अंदर चीजें आ रही हैं, जो हमने अभी नीचे डिस्कस करी, कि जो आपके पास पैसे हैं करेंसी में, नोट्स नोट्स हो सकते हैं, या फिर आपके सिक्के हो सकते हैं, या फिर जो भी आपने डिपॉजिट कर रखे होंगे बैंक्स में, ठीक है? वो सब मिला के आपका M1 बनता है। M3 कैसे बनेगा? जो M1 के अंदर चीजें आ रही है वो भी, प्लस टाइम डिपॉजिट्स। अब टाइम डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है? अब वहां पे आपको पता होगा, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो हर एक म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने टाइम तक आपको ये रुपए डाल के रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप इनको निकाल सकते हो, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि जब तक आप नहीं निकाल पा रहे हो, तब तक वो अनमेच्योर है। जैसे ही वो मैच्योर हो जाए, वो आपका हो जाता है टाइम डिपॉजिट। मतलब उतने टाइम तक आपको एटलीस्ट डाल के रखना पड़ेगा। वो बेसिकली सारे जितने भी टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी या रुपए आप डाल रहे हो, वो सब आपके यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है, कि जब आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया, कहीं पे रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही आप उनको निकाल पाओ, तो वो आपका काम में आता है। यहाँ पे वो कैलकुलेट होता है आपका टाइम डिपॉजिट्स के अंदर, ठीक है? तो ये आपका आ जाता है M3 टाइप ऑफ मनी के अंदर, ठीक है? ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका एक बचा है यहाँ पे M4। अब देखो M4 जो होता है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे आता है M3, प्लस आपका यहाँ पे आता है जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं आपके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, ठीक है? जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं आपके किसमें? पोस्ट ऑफिस में। तो M2 में हमने क्या देखा था? आपका सेविंग डिपॉजिट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे क्या है? कोई भी तरीके का डिपॉजिट हो, पर पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, ठीक है? और M3 के अंदर हर एक चीज जो भी आपके M3 के अंदर आ रही है वो, प्लस आपके पोस्ट ऑफिस में किसी भी तरीके का कोई भी डिपॉजिट है, तो वो सब मिला के आप बोलोगे कि M4 टाइप का ये मनी है, ठीक है? अब M3 के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था? M1 भी आएगा और टाइम डिपॉजिट्स भी आएंगे। तो आप इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि M4 के अंदर आपका M1 आता है, टाइम डिपॉजिट्स आते हैं, और आपका ऑल डिपॉजिट्स जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, वो आता है, ठीक है? तो अगर आपको ये पूछा जाए कि M1 के अंदर, M4 के अंदर M1 आता है इनडायरेक्टली, तो आप बोलोगे यहाँ पे हाँ आता है। पर अगर आपको ऑप्शन में M3 भी दिए, ठीक है, M3 दे दे और M1 दे दे, तो उस केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि M3 पे आप मार्क करोगे, ठीक है? क्योंकि M3 आपका यहाँ पे डायरेक्ट है, और M3 के अंदर बेसिकली आपका आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर यहाँ पे मैंने आपको इजी टर्म्स में समझाने का मैंने यहाँ पे ट्राई किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना, वरना आप यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे भी आके आप पूछ सकते हो, ठीक है? पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लोगे, तब भी आपको मिल जाएगा जो हमारा यहाँ पे चैनल है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो अपने जो भी डाउट है, ठीक है? डाउट लेके मत जाना, डाउट पूछ लेना अगर कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अब देखो यहाँ पे एक और होता है, वो होता है M0, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व मनी, जो कि आपका रिजर्व बैंक के पास होता है। ये आपका होता है यहाँ पे रिजर्व मनी, ठीक है? बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखना है। ये सब आपके होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मनी। लिक्विड हमने डिस्कस कर लिया, लीस्ट लिक्विड हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंट टाइप के आपके हमने मनी डिस्कस कर लिए, नैरो मनी, ब्रॉड मनी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपने यहाँ पे इस वीडियो के डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कितना भी डाउट हो, ठीक है, जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना। कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना।
अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप चैनल पे जाके मतलब यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप चैनल का यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो, इस नाम से आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा, ठीक है? मतलब इसको डालोगे तो आपको मिल जाएगा ईज़िली, ठीक है? तो उसको जॉइन कर लेना। आपको पीडीएफ चाहिए तो एग्ज़ैक्टली आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपकी एकदम फ्री पीडीएफ है, कहीं पे भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी के साथ चलो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।